चलिए बेटा, अब इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए जो नेक्स्ट टॉपिक हमें यहाँ डिस्कस करना है उसका नाम है निकाय व परिवेश के मध्य ऊर्जा विनिमय के प्रकार, या इंग्लिश में अगर हम बोलें तो मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। देखिए, जब हम ऊर्जा की बात करते हैं तो मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि क्या हमारे शरीर में ऊर्जा है या नहीं है? क्या आपके शरीर में एनर्जी मतलब ऊर्जा है या नहीं है? मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या हमारे शरीर में वर्क मतलब कार्य है या नहीं है? तो नहीं है, हमारे शरीर में कार्य नहीं है और नहीं हमारे शरीर में ऊष्मा है। हमारे शरीर में तो केवल ऊर्जा है। क्या है बेटा? हमारे शरीर में ऊर्जा, और वो ऊर्जा कभी कभी तो बढ़ जाती है और कभी कभी कम हो जाती है। तो बेटा, ऊर्जा का बढ़ना या ऊर्जा का कम होना क्यों होता है? क्योंकि निकाय व परिवेश के मध्य ऊर्जा का विनिमय होता है। क्या कहा मैंने? कि मान लीजिए हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, वो एक निकाय है। क्या मान लिया मैंने अपनी बॉडी को? निकाय। अब इस निकाय की ऊर्जा बढ़ती भी है और इस निकाय की ऊर्जा कम भी होती है। निकाय की ऊर्जा कब बढ़ेगी? जब ऊर्जा आएगी, और निकाय की ऊर्जा कब कम होगी? जब ऊर्जा चली जाएगी। तो बेटा, ऊर्जा का आना और ऊर्जा का जाना दो प्रकार से होता है। एक तो होता है बेटा कार्य और एक होता है ऊष्मा। कहना यह चाहता हूं कि निकाय व परिवेश के मध्य ऊर्जा का आदान प्रदान दो प्रकार से होता है, दो मोड से होता है। एक तो होता है कार्य, दूसरा क्या होता है बेटा? ऊष्मा। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सी बात है, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं कार्य कर रहा हूं, और जब मैं कार्य कर रहा हूं तो बेटा मेरी ऊर्जा बढ़ रही है या कम हो रही है? कम हो रही है। दैट मीन्स ऊर्जा कम हो रही है क्योंकि वो जो ऊर्जा है वो बाहर जा रही है। किस प्रकार के रूप में, किस रूप में जा रही है बेटा? कार्य के रूप में जा रही है। हो सकता है कि निकाय व परिवेश के मध्य ऊष्मा का आदान प्रदान हो सकता है हमारा शरीर जो है ऊष्मा को अवशोषित करे या उत्सर्जित करे। कहना ही चाहता हूं बेटा, सिंपल सी बात इतनी सी है कि किसी भी निकाय की ऊर्जा का बढ़ना या ऊर्जा का कम होना, मतलब ऊर्जा का जो विनिमय है वो दो प्रकार से होता है, दैट इज कार्य एंड ऊष्मा। हमारे शरीर में कार्य नहीं है, हमारे शरीर में ऊष्मा नहीं है। बिल्कुल सही बात बोल रहा हूं बेटा। क्या कहा मैंने? हमारे शरीर में ना तो कार्य है और न ही ऊष्मा है। हमारे शरीर में तो केवल क्या है बेटा? ऊर्जा। वो ऊर्जा का बढ़ना और कम होना दो प्रकार से होता है। कौन कौन से होते हैं बेटा? कार्य व ऊष्मा। कई लोग बोलते हैं कि ऊष्मा का परिवर्तन। बेटा, ऊष्मा का कोई परिवर्तन नहीं होता। ऊष्मा का तो केवल क्या होता है बेटा? विनिमय होता है। ऊष्मा या तो चली जाएगी या ऊष्मा आ जाएगी। तभी तो हम क्यू के आगे कभी डेल्टा नहीं लगाते। हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हम फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना। हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री में हम लोग जो है डेल्टा क्यू कभी नहीं लगाते। हम क्या लगाते हैं बेटा? क्यू लगाते हैं, क्योंकि क्यू का मतलब ही क्या होता है बेटा? ऊष्मा का विनिमय। अरे बात समझ में आ रही है क्या? चलिए, तो दो प्रकार के जो है मोड है। एक तो होता है कार्य, दूसरा होता है ऊष्मा। चलिए, इन दोनों को हमें वन बाय वन पढ़ना है। पहले मैं बात करूंगा बेटा यहां पर कार्य के बारे में। कार्य की जब हम बात करते हैं ना बेटा, तो कार्य दो प्रकार का होता है। एक तो होता है पीवी कार्य, एक होता है नॉन पीवी कार्य। पीवी कार्य वो कार्य होता है जिसमें तंत्र का या निकाय का या तो आयतन बढ़ेगा या आयतन कम होगा। मतलब या तो गैस का प्रसारण होगा या संपीड़न होगा। तो उस कार्य को हम क्या बोलते हैं बेटा? पीवी कार्य। क्या बोलते हैं? पीवी कार्य। लेकिन मुझे बताइए, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं तो क्या मेरा आयतन बढ़ रहा है, कम हो रहा है, या चेंज नहीं हो रहा है? चेंज नहीं हो रहा है। तो जो कार्य मैं अभी आपके सामने परफॉर्म कर रहा हूं वो कार्य पीवी कार्य नहीं है। वो कौन सा कार्य है बेटा? नॉन पीवी कार्य है। कहने का मतलब कुछ कार्य तो पीवी कार्य होते हैं और कुछ कार्य नॉन पीवी कार्य होते हैं। मैं साइकिल चला रहा हूं तो मेरा क्या आयतन बढ़ गया या कम हो गया? क्या नहीं। उस कार्य को हम क्या बोलेंगे बेटा? नॉन पीवी कार्य। लेकिन हां, हमारे इस चैप्टर में जो कार्य को हम डील करने वाले हैं वो कौन सा कार्य होगा बेटा? पीवी कार्य। मतलब या तो निकाय का आयतन बढ़ेगा या कम होगा। क्लियर है? मतलब कार्य में हमारे पास केवल दो ही केसेस होंगे। एक केस तो होगा संपीड़न और दूसरा केस होगा बेटा प्रसारण। दो ही केस संभव है और दोनों ही केस को मैं आपको वन बाय वन समझाऊंगा। जब हम संपीड़न की बात करते हैं, संपीड़न का मतलब पिस्टन नीचे चला गया। पिस्टन पहले ऊपर था, पिस्टन अब नीचे आ गया। मतलब गैस का, अगर यहां कोई गैस भरी हुई है तो उस गैस का क्या हो गया बेटा? संपीड़न हो गया। क्या हो गया? संपीड़न। अब मुझे बताइए, चलिए मान लेते हैं
इस गैस का अंदर का प्रेशर तो है P इंटरनल, इतनी इंग्लिश हमें समझ में आती है। यह है P इंटरनल, यह है P एक्सटर्नल, मतलब आंतरिक दाब, बाह्य दाब। अगर गैस का संपीड़न हुआ तो कौन सा दाब ज्यादा होगा, आंतरिक दाब या बाह्य दाब? वैसे सामने लिखा हुआ है, फिर भी आपको सोचना चाहिए कि ऑब्वियसली अगर गैस का संपीड़न हुआ तो बाह्य दाब क्या होगा, ज्यादा, किसकी तुलना में, आंतरिक दाब की तुलना में। अगर गैस का संपीड़न हुआ तो कार्य किसने किया बेटा, निकाय ने कार्य किया या परिवेश ने कार्य किया? सीधी सी बात है, अगर गैस का संपीड़न हुआ तो किसने दाब लगाया बेटा, वायुमंडल ने दाब लगाया, बाह्य दाब लगाया। कहने का मतलब कार्य किसने किया बेटा, परिवेश ने। हम बोल सकते हैं यह निकाय पर किया गया कार्य है। यहां निकाय कार्य नहीं कर रहा, यहां निकाय पर कार्य हो रहा है। और जब निकाय पर कार्य होता है तो उसकी ऊर्जा क्या होती है बेटा, बढ़ती है। वही हमने सामने लिखा हुआ है। दोबारा समझ लेना, हम पहले संपीड़न की बात कर रहे हैं। संपीड़न कब होगा, तब जब बाह्य दाब क्या होगा, ज्यादा। और अगर बाह्य दाब ज्यादा है तो कार्य कौन कर रहा है बेटा, परिवेश, यानी कि निकाय पर किया गया कार्य है। अगर निकाय पर कार्य हो रहा है तो उसकी ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी। सेम चीज अगर हम लोग यहां पर प्रसारण के लिए डिस्कस करें तो बस उल्टा कर दो, सिंपल है। अगर प्रसारण होगा तो पिस्टन ऊपर चला जाएगा। और प्रसारण क्यों हुआ, क्योंकि अंदर का दाब जो है वो बाहर की दाब की तुलना में क्या है बेटा, ज्यादा। इस बार अंदर का दाब ज्यादा है। और इस पिस्टन को ऊपर किसने भेजा, गैस ने, मतलब निकाय ने, यानी कि यह निकाय द्वारा किया गया कार्य है। और जब निकाय कार्य करेगा तो उसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। अरे समझ में आ रही है बात? अगर निकाय ने कार्य किया, अगर मैं काम करूंगा तो मेरी ऊर्जा क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। तो कार्य की जहां तक बात है, दो प्रकार के कार्य हैं यहां पर, पीवी कार्य, नॉन पीवी कार्य। कंटिन्यू मैंने केवल किसको किया, पीवी कार्य, जिसमें या तो संपीड़न होगा या प्रसारण होगा। समझना है बेटा, इसे रटना नहीं है। चलिए, अगर मैं ऊष्मा की बात करता हूं, मुझे बताइए, प्रसारण और संपीड़न तो हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि दाब का अंतर है, या तो बाहर का दाब ज्यादा या अंदर का दाब ज्यादा। लेकिन बताइए ऊष्मा का विनिमय क्यों होता है, ऊष्मा क्यों, परिवेश व निकाय के मध्य ऊष्मा का विनिमय होता क्यों है? दाब के कारण, आयतन के कारण नहीं, ताप के कारण। हम जानते हैं कि ऊष्मा हमेशा, ऊष्मा जो है वो अपने आप उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है। ऊष्मा जो है अपने आप कहां से कहां प्रवाहित होती है बेटा, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। चलिए, इसके लिए मैं 3 केस लूंगा। पहला केस, निकाय का ताप कम, दूसरा केस निकाय का ताप ज्यादा, और तीसरा केस दोनों का ताप बराबर। सीधी सी बात है, अगर परिवेश का ताप ज्यादा है निकाय की तुलना में तो बेटा ऊष्मा कहां से कहां जाएगी, परिवेश से निकाय की ओर। और अगर निकाय ने ऊष्मा को अवशोषित किया तो निकाय की ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन अगर निकाय जो है ऊष्मा को अगर उत्सर्जित करेगा तो निकाय की ऊर्जा क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। लेकिन अगर दोनों का ताप बराबर है, दोनों का ताप बराबर है तो क्या ऊष्मा का विनिमय नहीं होगा क्या? बेटा हम ये कहते हैं कि अगर दोनों का ताप बराबर है तो जितनी ऊष्मा गई उतनी ही ऊष्मा आ गई। ऊष्मा का विनिमय तो है, लेकिन ओवरऑल ऊष्मा का विनिमय कितना हो जाएगा, 0। अगर ओवरऑल ऊष्मा का विनिमय 0 हो गया तो इसे हम बोलते हैं बेटा तापीय साम्य। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, तापीय साम्य। और तापीय साम्य का मतलब निकाय व परिवेश का ताप क्या है बेटा, बराबर है। अरे बात समझ में आ रही है? तो 3 केस हुए यहां पर। एक तो हुआ ऊष्मा अवशोषित हुआ, दूसरे में ऊष्मा उत्सर्जित हुआ, और यहां ऊष्मा का आदान प्रदान क्या हो गया बेटा, ओवरऑल 0। ऊष्मा का आदान प्रदान 0 क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर तापीय क्या है बेटा, साम्य है। चलिए, जो अभी हमने पढ़ा उसमें हमारे काम की बात क्या है, उसको मैं एक बार सामने लिखूंगा, उसको आपको समझना है और याद भी करना है। बेसिकली ये मैंने क्यों पढ़ाया उसको समझना, क्योंकि इस चैप्टर में हमें बार बार चिन्ह परिपाटी को यूज करना होगा। चिन्ह परिपाटी मतलब साइन कन्वेंशन हमें यूज करना होगा। मैं इसको इंग्लिश में भी लिख देता हूं, दैट इज साइन कन्वेंशन। कब कार्य धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, कब ऊष्मा धनात्मक होगी या ऋणात्मक होगी। मान लीजिए एक निकाय है, ये निकाय मान लेते हैं, और इस निकाय पर कार्य हुआ,
निकाय पर किया गया कार्य, निकाय पर किया गया कार्य। सोच के बताना, अगर निकाय पर कार्य होगा तो उसका संपीड़न होगा या प्रसारण होगा। अगर निकाय पर किया गया कार्य है तो मैं बोल सकता हूं बेटा क्या होगा, वो संपीड़न होगा। और अगर निकाय पर किया गया कार्य है तो उसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। हमने डिस्कस किया था उसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी। अगर उसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी तो उसके लिए हम कार्य को क्या लेने वाले हैं बेटा, धनात्मक लेने वाले हैं। क्या लेने वाले हैं, धनात्मक। लेकिन अगर उल्टा कर दूं, उल्टा करने का मतलब अगर निकाय द्वारा किया गया कार्य है, निकाय द्वारा किया गया कार्य, निकाय द्वारा किया गया कार्य का मतलब प्रसारण होगा या संपीड़न होगा। डिस्कस किया था हमने, क्या होगा बेटा, प्रसारण होगा। और अगर प्रसारण है, निकाय द्वारा किया गया कार्य है, तो निकाय की ऊर्जा कम हो जाएगी। और अगर निकाय की ऊर्जा कम हो जाएगी तो उस केस में हम कार्य को क्या लेने वाले हैं बेटा, ऋणात्मक लेने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा जो आपको लर्न करना, याद रखना है। लेकिन अगर हम ऊष्मा की बात करें, चलिए सेम चीज अगर मैं ऊष्मा के लिए डिस्कस करूंगा तो मैं बोल सकता हूं अगर निकाय ऊष्मा को अवशोषित करता है, निकाय ऊष्मा को करता है बेटा, अवशोषित करता है, तो निकाय की ऊर्जा बढ़ जाएगी। और निकाय की ऊर्जा बढ़ जाएगी तो उस केस में हम लोग ऊष्मा को क्या लेने वाले हैं बेटा, धनात्मक लेंगे। लेकिन अगर ऊष्मा अवशोषित की बजाय अगर उत्सर्जित हो जाएगी, क्या हो जाएगी बेटा, उत्सर्जित, तो अगर उत्सर्जित होगी तो ऊर्जा कम हो जाएगी। ऊर्जा कम हो जाएगी तो Q को हम क्या लेने वाले हैं बेटा, नेगेटिव लेने वाले हैं। तो बेटा ये कार्य और ऊष्मा के लिए चिन्ह परिपाटी है जो इस चैप्टर में हमें बार बार यूज करना होगा। दूसरी बात, ये जो हमने यहां साइन कन्वेंशन लिया या चिन्ह परिपाटी लिया, ये केवल केमिस्ट्री के लिए वैलिड है। अगर आप फिजिक्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिजिक्स में ये चैप्टर पढ़ चुके हैं या नहीं भी पढ़ चुके हैं, तो मैं एक आइडिया आपको देने वाला हूं। देखिए जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो फिजिक्स में तो जो ऊष्मा है उसका साइन कन्वेंशन क्या रहता है बेटा, सेम, कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो फिजिक्स में जो है कार्य का साइन कन्वेंशन बदल जाता है, उल्टा हो जाता है। क्यों हो जाता है, इसका हल्का सा आइडिया ये है, फिजिक्स जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आप ये पढ़ते हैं कि मान लीजिए ये एक पात्र है और पात्र के ऊपर ये पिस्टन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, पिस्टन। और पिस्टन के यहां पर गैस भरी हुई है। अगर गैस ने यहां पर बल लगाया, फोर्स लगाया, पिस्टन पर ऊपर बल लगाया, तो इस पिस्टन का विस्थापन भी कहां होगा, ऊपर होगा। दोबारा सुन लेना, अगर गैस ने इस पिस्टन पर ऊपर की तरफ बल लगाया, बल का मतलब F लगाया, फोर्स लगाया, तो उसका विस्थापन भी कहां होगा बेटा, ऊपर। और फिजिक्स में आप पढ़ते हैं कि कार्य का फॉर्मूला होता है Fs cos थीटा। अगर आप नहीं पढ़ चुके हैं, हल्का सा आइडिया दे रहा हूं, तो जिस दिशा में फोर्स है उसी दिशा में क्या है बेटा, यहां पर विस्थापन है। अगर जिस दिशा में फोर्स होगा उसी दिशा में विस्थापन होगा, तो मैं बोल सकता हूं कार्य क्या आने वाला है बेटा, पॉजिटिव आने वाला है। कार्य क्या आने वाला है, पॉजिटिव। और आपको साफ दिख रहा होगा कि यहां पर ये प्रसारण है, प्रसारण में कार्य क्या आया, पॉजिटिव, फिजिक्स के केस में। लेकिन केमिस्ट्री में प्रसारण का मतलब कार्य क्या होगा बेटा, नेगेटिव। तो हो सकता है आपको ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए, इस कंफ्यूजन में आपको नहीं पढ़ना है। ध्यान रखना है ऊष्मा की चिन्ह परिपाटी सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कार्य की जो चिन्ह परिपाटी है वो क्या है बेटा, डिफरेंट है केमिस्ट्री में और फिजिक्स में। अरे क्लियर है क्या ये वाली बात। अगर आप कंफ्यूज हो जाए इस बात के लिए तो आप एक ट्रिक याद कर सकते हैं। इसके लिए एक ट्रिक है जिससे आप कभी कंफ्यूज ही नहीं होंगे, और वो ट्रिक क्या है बेटा, PPP कंसेप्ट। क्या कहा मैंने, PPP कंसेप्ट। यहां P का मतलब क्या है बेटा, फिजिक्स। P का मतलब क्या है यहां पर, फिजिक्स। P का मतलब है यहां पर प्रसार, और P का मतलब क्या है यहां पर, पॉजिटिव। कहने का मतलब यह है कि फिजिक्स में प्रसारण के केस में क्या आएगा, पॉजिटिव, तो केमिस्ट्री में प्रसारण के लिए क्या आ जाएगा बेटा, नेगेटिव। यह हमेशा काम आएगा आपके, तो ये ट्रिक दिमाग में फिट कर लेना। इसी को मुझे बताना था, इसलिए मैंने यहां इतना डिस्कशन किया, क्योंकि हो सकता है फिजिक्स में ये चीज पढ़ चुके हो, नहीं पढ़ चुके हैं तो आप इसे आगे पढ़ेंगे, तो ये ट्रिक हमेशा ध्यान रखना जो आपको हमेशा यूज देगी। क्लियर है बेटा ये वाली चीज। चलिए बेटा अब हमें
कार्य में कुछ डेरिवेशन करना है, वर्क पर कुछ डेरिवेशन करना है और एक फॉर्मूला को डिराइव करना है। हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं कि जो कार्य है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है बेटा पीवी कार्य, एक होता है नॉन पीवी कार्य। लेकिन केमिस्ट्री में जिस कार्य को हम यूज करेंगे वो कौन सा कार्य होगा? पीवी कार्य। अब वो जो पीवी कार्य है उसमें या तो गैस का प्रसारण होता है या गैस का संपीड़न होता है। लेकिन डेरिवेशन करते समय मैं जो एग्जांपल यूज करूंगा वो किसका एग्जांपल होगा बेटा? संपीड़न का। आप चाहें तो पूरा का पूरा डेरिवेशन जो है वो प्रसारण के लिए करें तो रिजल्ट सेम आएगा, तो मैंने यहां पर एग्जांपल के लिए संपीड़न को यूज किया हुआ है। आप चाहें तो प्रसारण भी यूज कर सकते हैं। अगर संपीड़न होगा तो हम जानते हैं कि बाह्य दाब आंतरिक दाब से क्या होता है बेटा? ज्यादा होता है। मान लेते हैं ये पहले पिस्टन है और इस ये सिलेंडर है, मतलब पात्र है, और इस पात्र के ऊपर यहां पर एक पिस्टन लगाया हुआ है। अगर ये पिस्टन नीचे चला गया का मतलब गैस का संपीड़न हो गया। अब ये जो प्रारंभिक अवस्था है और ये अंतिम अवस्था है, इस प्रारंभिक अवस्था पर जो गैस का आयतन होगा उसे हमने क्या बोल दिया है बेटा? वी इनिशियल। वी इनिशियल का मतलब क्या है? प्रारंभिक आयतन। और वी फाइनल का मतलब क्या है बेटा? अंतिम आयतन। तो गैस का प्रारंभिक आयतन भी है, गैस का अंतिम आयतन भी है। ये जो पिस्टन है, इस पिस्टन का जो क्षेत्रफल है उसको सिंबॉलिकली हम लिखने वाले हैं बेटा कैपिटल ए। कैपिटल ए का मतलब क्या है? पिस्टन के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। यहां अगर पिस्टन नीचे चला गया तो यहां पर इस पिस्टन का कुछ ना कुछ विस्थापन हुआ, और उस विस्थापन को हमने क्या लिखा है बेटा? एल लिखा है। एल का मतलब है कि उस पिस्टन की हाइट में डिफरेंस, ऊंचाई में अंतर, या जैसे हमने बोल दिया है यहां पर विस्थापन। चलिए, तो हमें इस कार्य का डेरिवेशन करना है। आपने फिजिक्स थोड़ा बहुत अगर पढ़ा है तो हल्का सा 9th-10th क्लास में आप पढ़ते आते हैं कि कार्य का मतलब होता है बेटा बल इंटू विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है? बल इंटू विस्थापन, यानी कि W बराबर क्या हो जाएगा? F इंटू एल। डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा बेटा यहां पर? F इंटू एल। अगर मैं F की बात करूं, मतलब बल की बात करूं, तो इस बल को मैं रिप्लेस कर सकता हूं इस फॉर्मूला की हेल्प से। हम जानते हैं कि दाब बराबर क्या होता है बेटा? बल बटे क्षेत्रफल। अगर ये पिस्टन नीचे आ गया तो बाह्य दाब ज्यादा है, और बाह्य दाब मतलब P एक्सटर्नल बराबर वायुमंडल द्वारा लगाया गया बल बटे क्या हो जाएगा बेटा यहां पर? क्षेत्रफल। यानी कि F बराबर क्या हो जाएगा? P एक्सटर्नल इंटू क्या हो जाएगा? A। F बराबर P एक्सटर्नल इंटू A को अगर मैं यहां पर रिप्लेस करूंगा तो P एक्सटर्नल इंटू A इंटू क्या हो जाएगा बेटा यहां पर? L हो जाएगा। हम जानते हैं कि एरिया मतलब क्षेत्रफल गुणा हाइट या ऊंचाई, क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई बराबर क्या होता है बेटा? आयतन होता है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है बेटा? आयतन आता है। लेकिन हम जानते हैं ये ऊंचाई नहीं है, ये हाइट नहीं है, ये हाइट का डिफरेंस है, तो ये आयतन नहीं आएगा, बल्कि आयतन का क्या आएगा बेटा? डिफरेंस आएगा, यानी कि आयतन में परिवर्तन आएगा। तो कहने का मतलब हम लिख सकते हैं P एक्सटर्नल का, तो P एक्सटर्नल हमने लिख दिया। एरिया मतलब क्षेत्रफल गुणा विस्थापन की जगह मैंने क्या लिख दिया है बेटा? आयतन में परिवर्तन, मतलब अंतिम आयतन माइनस क्या लिख दिया है मैंने यहां पर? प्रारंभिक आयतन। इस V फाइनल माइनस V इनिशियल को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? डेल्टा V। तो एक फॉर्मूला आया, कार्य बराबर क्या आया बेटा? P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। अब समझना, ये जो एग्जाम्पल मैंने लिया था, इस एग्जाम्पल में संपीड़न में अगर गैस का संपीड़न होता है तो सोचिए कार्य पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है? हमने पढ़ा था बेटा अगर संपीड़न होगा तो निकाय पर कार्य होगा, और अगर निकाय पर कार्य होगा तो कार्य क्या आएगा बेटा? पॉजिटिव आएगा। कार्य क्या आएगा? पॉजिटिव। यानी कि इस केस में कार्य जो है वो क्या आना चाहिए बेटा? पॉजिटिव आना चाहिए, धनात्मक आना चाहिए। चलिए चेक करते हैं। अगर मैं V फाइनल माइनस V इनिशियल की अगर बात करता हूं तो अंतिम आयतन माइनस प्रारंभिक आयतन अगर आप करेंगे तो बेटा कम आयतन में से अगर आप ज्यादा आयतन को माइनस करेंगे तो मान पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? नेगेटिव आएगा। कहने का मतलब अगर हम ये फॉर्मूला रहने दें तो इस फॉर्मूला की हेल्प से तो कार्य नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि हमें चिन्ह परिपाटी को फॉलो करना है, चिन्ह परिपाटी को यूज करना है।
तो इसीलिए मैंने यहां पर एक नेगेटिव एक्स्ट्रा लगा दिया। क्यों लगा दिया? क्योंकि डेल्टा वी यहां नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। और संपीड़न में कार्य कैसा होना चाहिए बेटा? पॉजिटिव ही तो होना चाहिए। मैं दोबारा समझा रहा हूं, इस बात को समझना। बेसिकली फॉर्मूला तो ये आया, इस फॉर्मूला को मैंने ये क्यों कर दिया? इसका कारण ये है क्योंकि ऋणात्मक चिन्ह क्यों लगाया? चिन्ह परिपाटी के लिए लगाया गया है ये। क्योंकि डेल्टा वी अगर इस केस में बात करूं, अंतिम माइनस प्रारंभिक की अगर बात करूंगा, तो डेल्टा वी यहां पर क्या आने वाला है बेटा? नेगेटिव आने वाला है। अगर मैं ये फॉर्मूला रहने देता तो कार्य क्या बन जाता? नेगेटिव। लेकिन हां, अगर मैंने एक्स्ट्रा एक और नेगेटिव लगा दिया तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अगर सेम डेरिवेशन हम लोग जो है प्रसारण के लिए करें, सोचें प्रसारण के लिए क्या हो जाएगा बेटा? अगर मैं इस फॉर्मूला की बात कर रहा हूं तो प्रसारण के लिए आयतन क्या होता है बेटा? बढ़ता है, यानी कि डेल्टा वी क्या आएगा उस केस में? पॉजिटिव। अगर डेल्टा वी पॉजिटिव तो ये नेगेटिव लगा हुआ ही है, तो कार्य क्या आ जाएगा उस केस में? नेगेटिव। और हम जानते हैं कि प्रसारण में तो कार्य नेगेटिव आना भी चाहिए। कहना है चाहता हूं बेटा, चाहे प्रसारण हो चाहे संपीड़न हो, कोई भी हो, ये फॉर्मूला हमें यहां पर याद करना है। ये फॉर्मूला हमें याद करना है, कार्य बराबर माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। लेकिन ये जो मैंने प्रक्रम को करवाया, इस प्रक्रम को मैंने एक पद में कराया या अनंत पदों में कराया बेटा? क्योंकि ये प्रक्रम को मैंने एक पद में कराया, मतलब ये जो कार्य का फॉर्मूला आया ये अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए आया। एक पद में होने वाला प्रक्रम कौन सा होता है बेटा? अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होता है। लेकिन अगर मैं इसी प्रक्रम को अगर अनंत पदों में कराऊं, अनंत पदों का मतलब क्या कराऊं? मान लो कि इस पिस्टन को एक एक सेंट का पार्टिकल रखता जाऊं रखता जाऊं रखता जाऊं रखता जाऊं, तो पिस्टन नीचे आता जाएगा नीचे आता जाएगा, तो हर एक पद में किए गए कार्य को हमें जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? समझना। अगर यही प्रक्रम को मैं अनंत पदों में कराऊंगा तो क्या होगा? कार्य बराबर क्या हो जाएगा? माइनस पी डीवी प्लस माइनस पी डीवी प्लस माइनस पी डीवी। क्योंकि यहां प्रक्रम अनंत पदों में होगा तो पहले पद में कार्य प्लस दूसरे पद में कार्य प्लस तीसरे पद में कार्य। डेल्टा वी की जगह मैंने डीवी क्यों लिख दिया? क्योंकि अगर एक सैंड का पार्टिकल रख रहे हैं तो आयतन में परिवर्तन बहुत छोटा होगा, और छोटे परिवर्तन के लिए हम क्या लगाते हैं बेटा? डीवी लगाते हैं। अगर अनंत पदों में कार्य होगा तो अनंत बार इस पद को जोड़ना पड़ेगा, और अनंत पदों को जोड़ने के लिए बेटा हम क्या लगाते हैं? समाकलन। आपको पता होगा। तो अगर प्रक्रम अनंत पदों में होगा या उत्क्रमणीय रूप से होगा तो हमें यहां पर इस फॉर्मूला में क्या लगाना पड़ेगा बेटा? समाकलन लगाना पड़ेगा, जिसका जो सीमा है, जो लिमिट है, वो कहां से कहां जाएगी बेटा? प्रारंभिक आयतन वी इनिशियल से वी फाइनल पी एक्सटर्नल इंटू क्या बन जाएगा? डीवी। इस बोर्ड पर लिखे हुए दो बातें हमें याद करनी है। पहली बात वो ये है कि अनुत्क्रमणीय प्रक्रम का कार्य क्या होगा? माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, और उत्क्रमणीय प्रक्रम का कार्य क्या होगा बेटा? माइनस समाकलन वी इनिशियल वी फाइनल पी एक्सटर्नल इंटू क्या हो जाएगा बेटा? डीवी हो जाएगा। ये दो फॉर्मूला हमें याद करने हैं। अरे क्लियर है वाली चीज? अब क्योंकि हमें इस चैप्टर में ऊर्जा की बात करनी है, कार्य की बात करनी है, ऊष्मा की बात करनी है, बार बार ऊर्जा आ रहा है, ऊर्जा ही ऊर्जा की बात हम कर रहे हैं, तो हमें क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने, तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय अलग अलग मात्रक यूज होते हैं ऊर्जा के। वैसे आपने सभी मात्रक यूज कर भी लिए हैं और याद भी कर लिए। एक बार मैं रिवीजन कराऊंगा कि 1 कैलोरी बराबर कितना होता है बेटा? 4.184 जूल। हाँ, आप इसे जनरली जो याद करते हैं लगभग में, वो कितना याद करते हैं? 4.2 जूल, लगभग 4.2 जूल है ये। 1 लीटर एटीएम बराबर कितना होता है? 101.3 जूल, और 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग। बार बार आपने इन्हें यूज ऑलरेडी कर लिया है, अगर याद नहीं है तो इसे अभी आप याद कर लेना, काम आने वाला है ये। चलिए, अब जो कार्य के बारे में हमने पढ़ा, जो जो फॉर्मूला हमने याद किए वो सामने लिखे हुए हैं। अगर उत्क्रमणीय प्रक्रम आएगा तो उसके लिए कार्य का फॉर्मूला क्या होगा? माइनस ऑफ समाकलन पी एक्सटर्नल डीवी। और हम जानते हैं उत्क्रमणीय प्रक्रम में बाह्य दाब कांस्टेंट होता है या फिर वेरिएबल होता है बेटा? वेरिएबल होता है, हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर अनुत्क्रमणीय प्रक्रम आएगा तो उसके लिए बाह्य दाब क्या होता है बेटा? नियत होता है। और उसके लिए कार्य का फॉर्मूला क्या आया बेटा? समाकलन नहीं आएगा, क्या आएगा? माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी आएगा। ये दोनों फॉर्मूला हमें याद होने चाहिए। अब देखना, समझना,
हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं कि अगर किसी क्वेश्चन में बम कैलोरी मापी लिखा हुआ है या बम कैलोरी मीटर लिखा हुआ है, हमने पढ़ा था कि बम कैलोरी मापी में जो रिएक्शन होती है, जो अभिक्रिया होती है, वो नियत आयतन पर होती है। और अगर नियत आयतन पर होती है तो उसमें आयतन का परिवर्तन कितना होगा, 0, और उसके लिए कार्य भी कितना होगा, 0। या तो बम कैलोरी मापी लिखा हो या बंद व दृढ़ पात्र लिखा हो। हमने पढ़ा था कि बंद या दृढ़ पात्र में जो कोई प्रक्रम होगा वो सम आयतनिक प्रक्रम होगा, तो सम आयतनिक के लिए भी डेल्टा V 0 होगा, तो कार्य बराबर कितना आ जाएगा, 0। तो किसी क्वेश्चन में अगर बम कैलोरी मापी लिखा हो या बंद व दृढ़ पात्र लिखा हो तो कार्य हमेशा कितना होगा बेटा, 0 होगा। या अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में लिखा हो निर्वात, निर्वात का मतलब क्या होता है कि जहां पर गैस नहीं है, और अगर गैस नहीं है तो गैस का दाब कितना होता है, 0। या फिर मुक्त प्रसार मान लीजिए ऐसा लिखा हो, तो मान लीजिए एक, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल मैं लूंगा कि मान लेते हैं हमारे पास एक पात्र है और पात्र में कोई गैस भरी हुई है और उसके बाहर पिस्टन लगा हुआ है, और इस पिस्टन के बाहर जो परिवेश है उस परिवेश में मान लीजिए हमने निर्वात कर दिया, और अगर निर्वात कर दिया तो बाहर का दाब कितना हो जाएगा बेटा, 0। अगर बाहर का दाब 0 है तो इस पिस्टन का प्रसार होगा, मतलब गैस का प्रसार होगा, और उस गैस के प्रसार को हम क्या बोलेंगे बेटा, मुक्त प्रसार। मुक्त क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बाहर कोई विरोधी बल नहीं है, मुक्त। अब वो जो गैस, वो जो पिस्टन है वो फ्रीली मूव करेगा, मुक्त रूप से मूव करेगा, यानी कि उस केस में बाहर का दाब कितना हो जाएगा, 0, तो कार्य कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। मतलब किसी भी क्वेश्चन में अगर निर्वात लिखा हो या फिर मुक्त प्रसार लिखा हो तो उस केस में बाह्य दाब कितना होगा, 0, तो बेटा कार्य भी कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। क्लियर है ये चीज। खैर ये सारी बातें तो हम आगे भी पढ़ेंगे, बट मेन चीज ये है कि 2 फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। अब इस पर कुछ क्वेश्चन हमें सॉल्व करने, और पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है सामने, उसमें लिखा हुआ है कि 1 मोल आदर्श गैस जो 1 ATM दाब पर 5 लीटर पात्र में भरी है, मतलब 5 लीटर पात्र में 1 मोल गैस भरी है, वह 100 लीटर आयतन वाले पूर्व निर्वाचित पात्र में प्रवेश करती है। वह जो गैस है वह 100 लीटर आयतन वाले पूर्व निर्वाचित पात्र में प्रवेश करती है। बेटा पूर्व निर्वाचित पात्र है, मतलब बाह्य दाब कितना हो जाएगा, 0। तो उस केस में कार्य अगर पूछा जाए तो कार्य कितना हो जाएगा बेटा, 0। तो यहां हमें कुछ भी सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह गैस एक पूर्व निर्वाचित पात्र में एंटर हुई, तो बाह्य दाब कितना है, 0, तो कार्य कितना होगा, 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है कि 1 मोल आदर्श गैस 1 लीटर से 5 लीटर तक नियत बाह्य दाब 1 ATM के विरुद्ध प्रसारित होती है। एक बार मैं वापस रीड कर रहा हूं इसे कि 1 मोल आदर्श गैस 1 लीटर से 5 लीटर तक प्रसारित हुई, नियत बाह्य दाब के विरुद्ध प्रसारित हुई। बेटा अगर बाह्य दाब नियत होता है, हम जानते हैं कि बाह्य दाब नियत अगर होगा तो वो जो प्रसारण होगा या फिर वो जो प्रक्रम होगा वो उत्क्रमणीय होगा या फिर अनुत्क्रमणीय होगा। हमने पढ़ा था वो कैसा प्रक्रम होगा बेटा, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होगा। और अगर कार्य निकालना है तो फॉर्मूला क्या आएगा फिर, -P एक्सटर्नल डेल्टा V। अरे क्लियर है वाली चीज, बस मान रखना है और आंसर आ जाएगा। लेकिन जो आंसर हमें निकालना है वो किस में निकालना है बेटा, जूल में निकालना है। चलिए नियत बाह्य दाब हमें कितना दिया हुआ है बेटा, 1 ATM, तो बाह्य दाब कितना पुट कर दिया, 1 ATM। डेल्टा V का मतलब क्या होता है, V फाइनल माइनस V इनिशियल। अंतिम आयतन कितना है, 5, प्रारंभिक आयतन है 1, तो 5 - 1 सॉल्व करने पर कितना आ गया, -4। लेकिन इसका मात्रक क्या आएगा बेटा, लीटर इंटू ATM, क्योंकि यहां पर आयतन तो लीटर में है और दाब किस में है, ATM में है। क्या हमें इस लीटर ATM को जूल में परिवर्तित करना आता है क्या? हाँ, हम जानते हैं कि 1 लीटर ATM बराबर कितना होता है बेटा, 101.3 जूल। तो इस मान को हमें 101.3 से गुणा करना होगा। गुणा करने पर आंसर कितना आ जाएगा बेटा, -405.2 जूल। ये जो आंसर हमारा आया ये एक नेगेटिव आंसर आया, ऋणात्मक आंसर आया, और आना भी चाहिए क्योंकि यहां पर गैस का क्या हुआ बेटा, प्रसारण हुआ। और गैस के प्रसारण में कार्य का मान हमेशा क्या आता है बेटा, नेगेटिव आता है। क्लियर है? चलिए अब जो अगला क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है वो सामने लिखा हुआ है कि 10 डेसीमीटर क्यूब। बेटा आपको इतना शायद पता होगा
कि आयतन का मात्रक लीटर भी होता है और डेसीमीटर क्यूब भी होता है। और आपको पता होगा कि 1 डेसीमीटर क्यूब का मतलब क्या होता है बेटा, 1 लीटर होता है। चाहे आप डेसीमीटर क्यूब लिख दें चाहे आप लीटर लिख दें, एक ही बात है। चलिए क्वेश्चन क्या है कि 10 लीटर आदर्श गैस नियत बाह्य दाब 1 एटीएम के विरुद्ध प्रसारित होती है। इस दौरान गैस द्वारा 20 लीटर एटीएम कार्य किया जाता है, तो गैस का अंतिम आयतन कितना होगा। तो इस क्वेश्चन में हमें कार्य निकालना नहीं है बेटा, इस क्वेश्चन में हमें कार्य दिया हुआ है और वो कितना कार्य दिया हुआ है, 20 लीटर एटीएम कार्य दिया हुआ है और हमें यहां पर गैस का अंतिम आयतन निकालना है। चलिए एक चीज यहां पर क्वेश्चन की लैंग्वेज में छिपी हुई है, वो ये कि नियत बाह्य दाब, जैसा पहले भी हुआ था कि अगर नियत बाह्य दाब होगा तो प्रक्रम अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होगा, और अगर अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होगा तो उसके लिए कार्य का मान कितना होता है बेटा, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। डेल्टा वी मतलब अंतिम आयतन माइनस प्रारंभिक आयतन। अब यहां पर जो कार्य हमें दिया गया है वो बेटा 20 लीटर एटीएम दिया गया है, लेकिन ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये डिसाइड करेगा कि प्रक्रम कार्य कर रहा है या फिर प्रक्रम पर कार्य हो रहा है। क्योंकि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इस दौरान गैस द्वारा इतना कार्य किया जाता है, मतलब वो जो तंत्र है, मतलब जो निकाय है वही कार्य कर रहा है। अगर प्रक्रम या निकाय अगर कार्य करेगा तो कार्य नेगेटिव आएगा। इसका मतलब कार्य जो हमने लिया है वहां पर +20 ने लिया है, कितना लिया है बेटा, -20 लिया है। तो कार्य का मान मैंने पुट कर दिया -20। पी एक्सटर्नल का मान कितना दिया हुआ है बेटा, बाह्य दाब दिया हुआ है यहाँ पर 1 एटीएम, V2 निकालना है और प्रारंभिक आयतन कितना दिया है बेटा, 10 लीटर। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, और सॉल्व करने पर V2 बराबर ये 20 और ये 10 लेफ्ट में जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा 30, यानी कि अंतिम आयतन हमें कितना मिल जाएगा, 30 लीटर। तो ये जो क्वेश्चन है इससे पहले वाले क्वेश्चन से बिल्कुल मैच ही खाता है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। अंतर इतना सा है कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमें कार्य निकालना था, जबकि इस बार कार्य दिया हुआ है। इस कार्य की हेल्प से हमने क्या निकाल लिया, अंतिम आयतन निकाल लिया। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, मैं क्वेश्चन को पहले रीड कर रहा हूं, समझना ध्यान से। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 2 एटीएम 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर 2 मोल आदर्श गैस समतापीय रूप से नियत बाह्य दाब 4 एटीएम के विरुद्ध संपीड़ित होती है। मैं वापस रीड कर रहा हूं, 2 एटीएम 27 डिग्री सेल्सियस ताप और 2 मोल गैस, मतलब उस गैस का दाब भी दिया है, ताप भी दिया है और उसके मोल भी दिए हैं। समतापीय रूप से नियत बाह्य दाब 4 एटीएम के विरुद्ध संपीड़ित होती है। बेटा ये क्लियर कर लेना, संपीड़ित हुई है। अगर संपीड़ित हुई है तो तंत्र पर कार्य हो रहा है और जो कार्य का मान आएगा वो धनात्मक आएगा या ऋणात्मक आएगा, धनात्मक आएगा। संपीड़न में जो है तंत्र पर कार्य होता है, कार्य धनात्मक आता है। तो चलिए यहां पर बाह्य दाब नियत है का मतलब वापस जो प्रक्रम हमें दिया गया है वो एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। अच्छा, अगर अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होता है तो कार्य का मान, कार्य का जो फॉर्मूला है वो हम जानते हैं, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी होता है। आगे क्या बोल रहा है वो, जिससे गैस का अंतिम आयतन प्रारंभिक आयतन का आधा रह जाता है, मतलब अंतिम आयतन प्रारंभिक आयतन का कितना रह गया, आधा रह गया। तो कार्य की गणना हमें यहां पर करनी है। चलिए जो जो मान हमें दिए हैं वो एक बार साइड में हमने लिखे हुए हैं कि प्रारंभिक दाब हमें दिया है बेटा यहां पर 2 एटीएम, प्रारंभिक ताप दिया है 300 केल्विन, लेकिन क्योंकि समतापीय प्रक्रम है तो जो प्रारंभिक ताप होगा वही अंतिम ताप होगा, वो कितना दिया है बेटा 300 केल्विन। और लास्ट में दिया हुआ है कि जो अंतिम आयतन है वो प्रारंभिक आयतन का आधा रह गया। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब कार्य निकालने के लिए हमें बाह्य दाब चाहिए, और बाह्य दाब बेटा हमें क्वेश्चन में 4 एटीएम दिया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है इस क्वेश्चन में ना तो अंतिम आयतन दिया है और नहीं हमें प्रारंभिक आयतन दिया है, बस एक रिलेशन दिया है। रिलेशन क्या दिया है कि प्रारंभिक जो अंतिम आयतन है वो प्रारंभिक आयतन का आधा है। लेकिन बेटा ना तो हमें प्रारंभिक आयतन पता है और न ही अंतिम आयतन पता है, तो पहले वो आयतन हमें निकालना पड़ेगा। और आयतन निकालने के लिए हमें दाब दिया है, ताप दिया है और मोल भी दिए हैं। तो इनकी हेल्प से अगर मैं यूज करूं PV बराबर nRT, आदर्श गैस के लिए हम लिख सकते हैं P1V1 बराबर nRT1। तो यहां से हम क्या निकाल पाएंगे बेटा, प्रारंभिक आयतन निकाल पाएंगे, क्योंकि हमें सब कुछ क्वेश्चन में गिवन है। चलिए अगर प्रारंभिक दाब की बात करूं तो कितना होगा, 2 एटीएम, V1 को V1 रख दिया, मोल दिया है हमें 2 मोल, R का मान हम यहां पर पुट करेंगे बेटा एटीएम लीटर में।
क्योंकि यहां दाब एटीएम में है, आयतन लीटर में अगर हमें निकालना है तो मैंने आर का मान कितना पुट कर दिया 0.0821 और ताप हमें दिया था बेटा 300 केल्विन। अगर हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर प्रारंभिक आयतन आने वाला है बेटा 22.6 लीटर। थोड़ा अगर आपको याद हो मोल कंसेप्ट में आपने ये पढ़ा था, मोल कंसेप्ट में आपने पढ़ा था कि 0.0821 मल्टीप्लाई बाई अगर 298 अगर आप करते हैं तो वो वैल्यू आती है बेटा 22.4। याद है ऐसा आपको? अगर इन दोनों को गुणा आप करते हैं तो 22.4। एक मोल आदर्श गैस का एसटीपी एनटीपी पर आयतन कितना होता है 22.4 लीटर। लेकिन यहाँ 298 की जगह कितना लिखा है बेटा, यहाँ पर 300 लिखा हुआ है, तो लगभग वही है, 22.4 से थोड़ा ज्यादा है 22.6। तो आप हो सकता है इसको याद भी रख लें और अगर याद ना रखना चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं। तो ये प्रारंभिक आयतन आ गया और अंतिम आयतन कितना हो जाएगा बेटा, प्रारंभिक आयतन का आधा, इसका आधा अगर निकालोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 11.3। अब तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है, हमें बाह्य दाब दिया है 4 एटीएम, प्रारंभिक और अंतिम आयतन दोनों ही हमारे पास में है। अगर हम रखेंगे तो मान कितना आने वाला है बेटा 45.2 लीटर एटीएम में आंसर आएगा। और ये पॉजिटिव आया क्योंकि ये नेगेटिव है और ये ब्रैकेट वाले को सॉल्व करोगे तो भी नेगेटिव आएगा। नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है बेटा पॉजिटिव। ये पॉजिटिव आया और बिल्कुल सही है, ये पॉजिटिव आना भी चाहिए था। क्यों? क्योंकि ये एक संपीड़न वाला केस है। मैंने पहले ही बताया है कि तंत्र पर अगर कार्य होगा तो धनात्मक आएगा। क्लियर है बेटा ये वाला क्वेश्चन?